तो जैसा कि आप सब टाइटल में पढ़े होंगे, आज हम लोग पांडा पे काम करने वाले हैं। पांडा एक लाइब्रेरी है, डेटा एनालिटिकल वर्क के लिए यूज़ होती है। तो इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि अगर आप बस पांडा के बारे में जानते हैं, जस्ट कि मतलब बस नाम सुना हो और उसके बारे में कुछ भी न पता हो, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पांडा का बेसिक देखते हुए चलेंगे, बहुत बेसिक, कुछ ज़्यादा ऐसा एडवांस नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोग एक एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करेंगे। एक पर्टिकुलर XML का डेटा शीट लेंगे जिसमें लगभग कई सारे कॉलम्स और रोज के फॉर्म में डेटा होगा और उस पर हम लोग छोटा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं एक एनालिटिकल प्रोजेक्ट हो गया है, मिनी प्रोजेक्ट। तो आप पांडा बेसिक से पढ़ेंगे भी और एनालिटिकल प्रोजेक्ट भी कर लेंगे इसी में। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम जुपिटर यूज़ करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक। तो ये मेरा जुपिटर ओपन हो गया है। तो मैं पहले दिखा दूं कि वो डेटा एक्चुअली है कहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर मेरा खुल जाए, मैं अभी सब दिखाता हूँ लाइन से। मुझे पहले खोलना है इसे, और यही है एक्चुअली। मैंने ये पहले से पूरा का पूरा कोड करके रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि मैं बैठ के ऐसे सब कोड करूँ और टाइम ज़्यादा लग जाता। तो फटाफट कोड करके रखा हुआ है, बस मैं इसको समझाता जाऊँगा और समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और एक और दूसरी अच्छी बात कि इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए। बहुत एकदम बेसिक मिनिमम नॉलेज भी होगी ना, काम हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत अलग डोमेन है प्रोग्रामिंग से हट के। जैसा हम लोग एकदम कोडिंग प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं आज तक, तो ये थोड़ा उससे हट कर है। तो आप पूरा वीडियो का एंड तक देखिएगा, खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना यूनिक फील्ड है। तो मेरा डेटा रखा कहाँ है, पहले मैं ये देख लेता हूँ। मैं आपको XML में खोल के दिखा देता हूँ। ड्राइव D में आई थिंक ये है वेदर डेटा। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसी डेटा पे मुझे स्टडी करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मैं अभी काम करूँगा, तो आज के समय में जो सबसे इमर्जिंग फील्ड है डेटा साइंस, आप कह सकते हैं उसका ये पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। हाँ, तो डेटा साइंस में यही तो बात होती है। पांडा लाइब्रेरी हो गया, इन सब जैसी लाइब्रेरीज़ में कि आपको जो इतने बड़े बड़े रोज और कॉलम का डेटा है, ऐसा तो नहीं कि आप बैठ के एक एक डेटा को रीड कर रहे हैं, समझें। मतलब 8000 रोज कॉलम है इसमें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे लिए कुछ ऐसी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जिससे कि हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, इस पर एनालिटिकल वर्क करना। तो आज वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अच्छा मैंने सबसे पहली लाइन लिख के रखा है रीड एवरी कमेंट। तो मैं इसमें जो पूरा गो थ्रू आप अगर करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो इसमें हर जगह मैंने कमेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि आप कुछ भी भूल जाएं तो बस कमेंट रीड करने भर से ही आपको पता चल जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपने मेरी फाइल देख ली, और ये जुपिटर नोटबुक है। और किसी को पता भी करना हो कि ये मैंने किसमें प्रोग्राम में कर रहा हूँ, तो सबसे सिंपल है, आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना होगा। बस आप नॉर्मल डाउनलोड है, एनाकोंडा डाउनलोड करिए और नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। फिर आप देखेंगे कि एनाकोंडा नेविगेटर सर्च करने पे ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो रहा है। आई थिंक ऐसे नहीं ओपन होगा क्या? लेट मी ओपन एनाकोंडा डैश नेविगेटर। अगर आप ये भी लिखेंगे तो एनाकोंडा अच्छा शायद ये खुल गया है। हाँ, तो ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर है। तो एनाकोंडा क्या है? एक्चुअली एक तरह का ये पैकेज मैनेजर है। अगर कुछ लोग जानते होंगे नोट पैकेज मैनेजर टाइप की चीज़ें, तो एज सच ये भी पैकेज मैनेजर है। इस पैकेज मैनेजर में क्या है कि आप डेटा साइंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक जिसको भी मैं खुद ही काम करूँगा, और जैसे R स्टूडियो सबसे अपना ये फेवरेट चीज़, और IBM वाटसन स्टूडियो। तो डेटा एनालिटिकल वर्क या डेटा साइंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सीबॉर्न लाइब्रेरी हो गई, और सीबॉर्न हो गया, नमपाई, पांडा, ये सब इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। आपको अलग से पिप इंस्टॉल करके बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक तरह का आपको पैकेज प्रोवाइड करता है कि जिसमें आपकी सारी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो एक में ही इंस्टॉल होती हैं। तो अगर आप एनाकोंडा को डाउनलोड करेंगे, 500 MB का है, लगभग 500 MB। देन उसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जैसे हाँ इसमें स्पाइडर भी दिया हुआ है, स्पाइडर IDE, और ये ग्राफ प्लॉटिंग के लिए है। तो ये बहुत अच्छा पैकेज मैनेजर है, और ये लगभग पाइथन पे ज़्यादा वर्क होता है इसमें। मतलब पाइथन की सारी चीज़ें दे के रखी हुई है ये।
तो ये है मेरा यही जुपिटर नोटबुक। आप यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन्च। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको भी काट दे रहा हूँ। और जैसे आप जब जुपिटर नोटबुक खोलेंगे तो इसके साथ साथ टर्मिनल भी एक ओपन होता है। हाँ, ये टर्मिनल बैक में, तो आपको इस टर्मिनल को काटना नहीं है। अगर ये टर्मिनल काट देंगे तो आपका नोटबुक भी बंद हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं चलता हूँ बताने के लिए। और अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट में ML एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट में ये है मेरा मतलब क्या कहते हैं, ये रही ये फाइल जो मैं ये टाइप किया हूँ, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, कोई तो फोल्डर में टाइप करेंगे, कोई फाइल जो होता है किसी फोल्डर में होता है, तो वो जो जिस डेटा को आप स्टडी करेंगे ना, वो उसको सेम फोल्डर में मत रखिएगा। जैसे मैं ये फाइल पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस ये फाइल है और जिस डेटा पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिस XML फाइल पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन क्या है, सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था। तो जिस फाइल पे मैं स्टडी कर रहा हूँ उसकी लोकेशन मैंने D ड्राइव में दे के रखी हुई है। ओके, तो D ड्राइव में है। अगर मैं इसी में लोकेशन दे देता, सपोज दैट दिस PC डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे लोकेशन दे देता, तो शायद वो मेरा लेता ही नहीं। पता नहीं इसमें मेरा प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता। वो आप लोग में भी मिल सकता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो आपका मेन सोर्स फाइल है, मेरा सोर्स फाइल यहाँ पे है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, और जो मेरा देखिए एक डेटा तो मैंने वेदर डेटा इसको यहाँ भी रखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी लोकेशन नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने इसकी लोकेशन दी है, ड्राइव D की इस वाले की लोकेशन दे के रखी है। तो यही करना था, ठीक है। आप लोग भी जब करिएगा न्यू फोल्डर बनाइएगा, और जहाँ भी वो फाइल होगी तो जिस भी डेटा का आप लोकेशन देंगे उसका लोकेशन कुछ और होना चाहिए, उसी फोल्डर में ना हो, ठीक है। और लोकेशन भी देते कैसे हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मैं जैसे बता देता हूँ। ये है सपोज दैट, सॉरी, ये फाइल है वेदर डेटा। इस पर मैंने राइट क्लिक लिया, प्रॉपर्टी में गया, सिक्योरिटी में जाना और देखना यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, D ड्राइव है। और इसको आप कॉपी कर लीजिएगा डायरेक्ट। कॉपी करके अब यहाँ से मतलब थोड़ा कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो हमें लिखना पड़ेगा कि पांडा, इंपोर्ट पांडा एज PD, एक तरह का ये लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। तो पांडा लाइब्रेरी है और भी लाइब्रेरी की तरह, तो ये लिखना है। और मैं यहाँ पे डेटा वेरिएबल लिया हूँ। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको बहुत बेसिक बता दूँ, अगर कोई बहुत बिगनर है तो उसके लिए सर के ऊपर से न चला जाए। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए, एक तरह का ये वेरिएबल है, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर करके मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करा दे रहा हूँ। और देखिए ये आपको लिखना पड़ेगा PD डॉट रीड। डॉट रीड आपको फंक्शन जैसे फाइल हैंडलिंग करते होंगे, तो फाइल हैंडलिंग में रीड करने के लिए, राइट करने के लिए बहुत से कमांड होते हैं ना, तो इसी तरह ये भी है PD डॉट रीड। ये PD वाला इधर से ये PD आ रहा है, ठीक है। आपको डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। तो ये मेरी CSV फाइल फॉर्मेट है, एक तरह का आप इसको समझ लीजिए XML की तरह होती है ना, MS Excel का जो होता है XML फाइल फॉर्मेट, CSV भी कुछ उसी तरह होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और आप इस ब्रैकेट के अंदर उस फाइल का लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे डबल कोट्स के बीच में, ठीक है। तो मैंने D ड्राइव में 1 नाम का आई थिंक कोई फोल्डर होगा, चाहे जो भी हो, और फिर डॉट वेदर डेटा, फाइल का नाम यही है वेदर डेटा डॉट CSV। ये तो डॉट CSV मेरा एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे R आपको लगाना पड़ेगा। ये R आप हटाइएगा मत, R लगाइएगा जरूर। ऐसा ना रहे कि PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और डबल कोट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ फाइल की लोकेशन दे दी। ये R से रीड करेगा, ठीक है। अब इतने कमांड से क्या होगा, इतने कमांड से क्या होगा कि जो आपका ये जो डेटा है, जो CSV फाइल थी XML की, वो उठ के डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एक तरह से। उसमें जो भी 8000 कॉलम्स थे और 8-10 रोज थे, वो उठ के डेटा नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। अब इस पांडा लाइब्रेरी में जितनी भी मेरे मेथड फंक्शन जितने भी होंगे ना, फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन, उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, डेटा नाम लिख के उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से यही आपका चलने वाला है, डेटा। तो आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, डेटा की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, अपना भी नाम रख सकते हैं। तो बस उसके साथ आपका वही नाम चलेगा, फिर डॉट लगा के आप जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं डेटा ही रखता हूँ, एक नॉर्मल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कमेंट भी देख ले, वी जस्ट इनिशियलाइज आवर CSV फाइल इन डेटा वेरिएबल बाय गिविंग द लोकेशन ऑफ आवर CSV फाइल। वी यूज डेटा वेरिएबल फॉर एवरी फंक्शन कॉलिंग। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया कि
बस मैंने ये लोकेशन दे के डेटा वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब आपने क्या डेटा स्टोर करा है, वो जो CSV फाइल है, बस आप डेटा लिख दीजिए और रन करा दीजिए। तो ये आपका प्रिंट, ये रन क्यों नहीं हुआ, सॉरी, हाँ, तो अब बस आप डेटा आपको लिखने की देरी है, क्योंकि आपके इस डेटा वेरिएबल में ये जो पूरी फाइल है ना, जो CSV फाइल इस लोकेशन पे, आप इसको रीड कर चुके हैं। ये आर इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है, रीड कर चुके हैं और ये रीड होकर डेटा में स्टोर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, 0 से चलते चलते मेरा डेटा कहाँ तक गया है, 8783 कॉलम्स तक। तो इंडेक्सिंग था 0 से स्टार्ट हुई, दैट्स वाई 8784 रोज एंड टोटल, और 8 कॉलम्स हैं। अगर कॉलम्स के नेम भी देख लें तो डेट/टाइम है, तो यहाँ पे ये डेट हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। ये टेम्परेचर है, आई थिंक इन सेल्सियस होगा, ये पता नहीं क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर_C, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये विंड स्पीड km/h है, ये विजिबिलिटी है कि विजिबिलिटी कितनी दूर तक है, ये आई थिंक मे बी ये प्रेशर होगा, प्रेशर kPa, डोंट नो, और ये वेदर है, वेदर की कंडीशन कैसी है, फॉग था कि ड्रिजलिंग था, स्नो था, अभी बहुत से इसके अंदर डेटा छुपे हुए हैं। ये बस आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा है कि इतना बड़ा आपका डेटा फ्रेम है। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमांड, ये बेसिक कमांड है, data.head। data.head क्या करता है कि जो टॉप के 5 वो होते हैं आपका डेटा, जो भी टॉप का 5 होगा ना इसमें, वही आपका प्रिंट करके दे देगा। तो आप बोलेंगे कि ये हमको ये देखने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे यहाँ से पता चल गया, मैं टॉप 5 क्यों देखूँ। तो इसका बहुत यूज़ आने वाला है data.head का, अभी आपको पता चल जाएगा, आगे पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं इसमें वेरिएबल पास कर दूँ, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मुझे को केवल 5 दिखाया, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं सपोज दैट इसमें 10 पास कर दूँ, ठीक है, 10 पास करके रन करा दूँ, तो मुझे ये स्टार्टिंग से 10 दिखा देगा। बट हम कुछ पास वास इसमें कुछ करते नहीं हैं, इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रन करवाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें केवल 5 वैल्यू शो करता है। तो हम ये कराते इसलिए हैं कि हम ये जो नाम है ना, ये थोड़े आड़े तिरछे नेम है, ये इसको हम तुरंत पढ़ सकें, क्योंकि अभी आप आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन बोलेगा कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कुछ ये बताइए, वो बताइए। तो आपको बस ये जो कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम को कंफर्म करने के लिए कि कॉलम नेम एग्जैक्टली है क्या, कौन सा वेरिएबल स्मॉल लेटर में, कौन सा कैपिटल लेटर में, कहाँ अंडरस्कोर लग रहा है, तो बस आप कहीं गलत टाइप ना कर दें, ठीक है, जैसे इसके बीच में स्पेसिंग है तो कहीं गलत टाइप ना हो जाए कुछ, इसीलिए आदमी तुरंत data.head लगा के देख लेता है कंफर्मेशन के लिए। हाँ, इसीलिए data.head यूज़ होता है। तो यही है इसका सिंपल यूज़, और कुछ खास नहीं है, बट खास आउटपुट तो नहीं देता है, बट यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ये स्क्रॉलिंग से बचाएगा। क्योंकि आप बहुत नीचे जब चले जाएंगे तो बार बार आप स्क्रॉल थोड़ी ना करेंगे। अगर आपको नेम कंफर्म करना होगा, नीचे आए तो कीबोर्ड से हाथ थोड़ी ना कोई हटाना पसंद करता है। तो कुछ ऐसा इसका यूज़ है data.head का। तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है एक्सप्लेन हो गया है, तो आगे भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं। एक है डॉट शेप मेथड है हमारे पास। मेथड या फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये शोज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन डेटा फ्रेम। तो ये आपका डेटा फ्रेम है। तो खैर हमें यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि 8784 रोज है और 8 कॉलम्स हैं। तो ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। और ये रहा एक डॉट इंडेक्स मेथड है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं डेटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डेटा को ही, जो CSV फाइल है, मैं पूरी की पूरी उठा के डेटा वेरिएबल में डाल दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर डेटा नाम बदल दूँ ना, डेट रख दूँ और फिर इसको रन कराऊँ, तो ये नहीं रन होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो data.shape से पता चल जा रहा है। data.index से क्या है, प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम। मतलब क्या है, रेंज इसकी क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है। एक तरह का यही आउटपुट है, बट इसको थोड़ा दूसरे वे में इलेबोरेट करके दे दिया है। स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, 8784। और स्टेप का कहने का मतलब ये है कि एक से ये इंक्रीज हो रहा है, जिसके इंडेक्सिंग है ना +1 होते हुए जा रही है, एक स्टेप, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे फंक्शन हैं। और चलते हैं हम लोग, ये है डॉट कॉलम। तो डॉट कॉलम में क्या है, आप डेटा डॉट कॉलम लिखिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका कॉलम का नेम है ना सारे, ये आपको प्रिंट करके दिखा देगा। इट शोज द नेम ऑफ ईच कॉलम। और हाँ, एक चीज़ ये बता दूं कि कहीं कहीं अगर आपको लगे कि वीडियो पॉज करने की जरूरत है तो पॉज भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पता अभी आगे जाके बहुत स्पीड में पढ़ाने लगूँ।
तो ये डेटा डॉट कॉलम है, आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलम के नेम बता देता है। कैसे बता रहा है, ये इंडेक्स लिख रहा है, आप ये भी थोड़ा पहचानिए इसका बताने का तरीका क्या है। इंडेक्स ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगाया और जितने भी कॉलम के नेम है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके, और सबको सिंगल इन्वर्टेड कोट, इसको क्या भी जो भी पढ़ते हो सिंगल कोट्स में सबको लिखते हुए चला गया है। और अब क्या लिखा है, डेटा डॉट डी टाइप। तो एक ये मेरे पास मेथड है, शोज द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। तो जैसे कि डेट एंड टाइम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें, डेट एंड टाइम ये किस तरह का, मतलब कह लीजिए वेरिएबल क्या है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, कैरेक्टर, तो बस ये वही बता रहा है। टेम्परेचर क्या है, मेरा फ्लोट है, तो आप पढ़ सकते हैं फ्लोट ज़्यादातर चीज़ें फ्लोट और इंट में है। और ये वेदर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, मे भी हमें ऑब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि कैरेक्टर स्ट्रिंग इसलिए नहीं लिया है क्योंकि शायद उतना फिजिबल ना हो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो शायद इसीलिए ऑब्जेक्ट लिया गया हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है यूनिक, एक मेथड है मेरे पास यूनिक, ठीक है। अब मैं ये क्या है, शोज द ऑल यूनिक वैल्यू इन सिंगल कॉलम ओनली नॉट ऑन होल डेटा फ्रेम। अगर आपको डेटा फ्रेम में जैसे कि इसमें इसकी यूनिक वैल्यू हमें पता करनी है, वेदर में कितनी यूनिक वैल्यू है, मतलब कि जैसे फॉग तो 2 बार आया है लेकिन मैं इसको 1 बार कंसिडर करूंगा, तो इसी तरह और कितने वैरायटी के वेदर है मेरे पास, जैसे फ्रीजिंग ड्रिजल हो गया, और भी जैसे मेरे तो केवल यही दिखा रहा है। सपोज दैट मैं यहाँ पे डॉट हेड है ना, डॉट हेड स्टार्ट टॉप के दिखा देता है और डॉट टेल नीचे से दिखाएगा, मतलब ये 8000 से कहीं शुरुआत करेगा मुझे दिखाना। अब मैं 50 कर दूं, मुझे कुछ और स्नो फॉग क्लाउडी जैसे एक मुझे मिल गया, मोस्टली क्लाउडी मिल गया, मेनली क्लियर मिल गया। तो ये जो इतने यूनिक वैल्यू है ना, तो ये क्या करता है, कहाँ गए हम, डेटा टाइप पे नहीं थे, यूनिक पे थे हम लोग, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये केवल एक कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेदर पास कर दिया और डॉट यूनिक मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट यूनिक मेथड, तो देखिए आपको यहीं पे पता चल जाएगा सब चीज़ें कि आपका जो वेदर कॉलम है ना, ये वेदर कॉलम ये इतने तरह के यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा है, कितने तरह के आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। अब ये गिनना पड़ेगा, बट आपको गिनने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ऐसे इसमें फंक्शन है कि आपको ये भी गिन के बता देगा कि कितने तरह की है ये। सपोज दैट अगर मैं करूँ इसको, जैसे मैं वेदर को किया था ना, सपोज दैट भाई डेट एंड टाइम को करेंगे तो ये मेरे को टोटल पता है कितना आंसर देगा, पूरा जितना रोज है ना 8000 करके वो उतना दे देगा, पूरा ये भर जाएगा नीचे तक मेरा। क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, ये मेरा जो डेट ऑफ फॉर्मेट किस वे में है, ये किस वे में है, ये 2012 का डेटा है और ये हर एक घंटे का है। सपोज दैट आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जाने में जो 24 घंटा बीतेगा ना, उस 24 घंटे का पूरा डेटा है, सब 1-1 घंटे का है। तो ये ऑब्वियसली मुझे कुछ ज़्यादा ही यूनिक वैल्यू दे देगा। तो मैं यहाँ पे वेदर तो नहीं पास करूँगा, कुछ और ही पास कर लेते हैं। सपोज दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही पास कर लेते हैं, पास करके देखते हैं क्या होता है। वेदर की जगह मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पास कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतने तरह के रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू रिपीट भी होंगी कई बार, क्योंकि मेरे पास टोटल 8000 समथिंग रोज हैं और इसमें 8000 वैल्यूज तो मुझे मिल नहीं रही हैं, तो बहुत से वैल्यू रिपीट हुई होंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डॉट यूनिक को ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा इनिशियलाइज हुआ है पूरा का पूरा डेटा फ्रेम, मैं स्टार्टिंग में इसको डेटा नाम के वेरिएबल में कर दिया हूँ स्टोर। तो अब जितना भी चीज़ मैं कॉल करूँगा, जितने भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा, सबको डेटा के साथ कॉल करूँगा। तो यहाँ पे जैसे डेटा डॉट एन यूनिक, सॉरी डेटा डॉट यूनिक था, तो ये क्या है, शोज द ऑल यूनिक वैल्यू इन सिंगल कॉलम ओनली नॉट ऑन होल डेटा फ्रेम। ऑब्वियसली आपको यूनिक वैल्यू पता करना होगा तो आप एक बार में एक ही का देखना चाहेंगे, सबका नहीं देख के मैशअप करना चाहेंगे। डेटा डॉट एन यूनिक, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है, शोज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन ईच कॉलम अप्लाई ऑन होल डेटा फ्रेम। तो ये जैसे बता देगा कि कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, ये बता रहा है कि कितने यूनिक वैल्यू हैं, लेकिन आप यहाँ गिनने नहीं जाएंगे कि कितने हैं, 1 2 3। अगर आप एन यूनिक लिख देंगे तो ये बताएगा कि कितने क्वांटिटी में यूनिक वैल्यू नहीं शो करेगा, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अप्लाई ऑन होल डेटा फ्रेम। अगर आप केवल डेटा डॉट एन यूनिक लिख देंगे तो ये जो पूरा डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम हैं, हर कॉलम में कितने यूनिक वैल्यू हैं वो कर देगा, बता देगा। तो अगर इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँ
मैंने अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का काउंट किया ना, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 39 52, यहाँ 13 का टेबल नहीं आता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा इसमें, 83 वैल्यूज बता रहा है टोटल, ठीक है। विजिबिलिटी इन किलोमीटर, तो ये टोटल उतना बता देता है, ठीक है। हाँ, जैसे डेट एंड टाइम से क्रॉस चेक हो गया, बोला था पहले कि डेट एंड टाइम सारे के सारे यूनिक होंगे, तो देख लो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ यूनिक डेट एंड टाइम हैं, तो आपको डिफरेंस समझना होगा यूनिक में और एन यूनिक में। तो नाम से भी क्लियर है कि एन यूनिक लिखना पड़ रहा है, एन नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, और यहाँ पे केवल यूनिक लिख देने से केवल उसकी यूनिक वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे जब आप यूनिक लिख रहे हैं तो आपको जरूर से पास करना पड़ेगा कि आप किस कॉलम का यूनिक वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। तो कॉलम का मैंने ये नाम पास किया था, और ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम पे अप्लाई हो जाएगा, तो मैं कॉलम का नाम ही क्यों दूंगा जब पूरा का पूरा डेटा फ्रेम पे मुझे मिल रहा है। तो कुछ ऐसा था। डेटा डॉट काउंट तो क्या है, इट शोज द टोटल नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू। तो मतलब कि नल वैल्यू क्या, वो कोई कॉलम खाली ना हो, खाली इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ डैश ना हो, क्या बता इस तारीख को टेम्परेचर रिकॉर्ड ही न किया गया हो, या पूरा का पूरा रो ही मेरा गायब हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो मशीन में रिकॉर्डिंग के दौरान। तो ऐसा मेरे इस डेटा में तो कोई ऐसा केस नहीं है, इसमें हर एक दिन हर एक आवर का डेटा रिकॉर्डेड है, तो आपको नॉन नल तो नहीं मिलने वाला, इसीलिए आपको सारी की सारी वैल्यू आंसर सब सेम मिलेगा, ठीक है। तो 8 7 8 4 जितने रोज हैं सारे रोज में मेरी कोई ना कोई वैल्यू है हर कॉलम में। कोई भी अगर एक नल हो जाता ना तो यहाँ पे एक जितना नल होता उतना माइनस कर दीजिए, तो डॉट काउंट आपको बता देगा कि क्या है, ठीक है। इट अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम, और हाँ आप चाहे तो होल डेटा फ्रेम में भी देख सकते हैं या तो सिंगल कॉलम में भी देख सकते हैं। सिंगल कॉलम में देखना होगा तो बस आपको इसी तरह डेटा लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम पास कर देना होगा, और उसके बाद क्या लगा देना होगा, डॉट काउंट। तो डॉट काउंट आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का दे देगा, किसमें कितनी नॉन नल वैल्यू या नल वैल्यू जो भी हो। तो आपको पता भी ये रहना चाहिए कि कौन कौन से मेरे मेथड या फंक्शन होल डेटा फ्रेम पे अप्लाई होते हैं और कौन कौन से सिंगल डेटा फ्रेम पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि फिर आपको ये थोड़ा और हेल्प करेगा आगे इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं ये लिखते हुए चल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, और ये सब बहुत बेसिक फंक्शन है, इसलिए मैंने बोला कि ये सब आपको पता होना चाहिए। पाइथन में ये सब बहुत बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग की चीज़ें हैं ये। लेट मी चेक इस रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना पूरी मेहनत खराब हो जाती। हाँ तो अब आगे आते हैं, एक अगला मेथड है डॉट वैल्यू काउंट्स। अभी मैं काम करूँगा कि सारे के सारे जो मेरे मेथड है ना, मैं कमेंट में इसको एक साथ लिख दूंगा कि मैं कितने मेथड यूज़ किए हैं, शायद 10-12 मेथड हैं, ठीक है। तो मैं पेस्ट कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है ये डॉट वैल्यू काउंट, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन अ कॉलम इट शोज ऑल द यूनिक वैल्यू विथ देयर काउंट, इट कैन बी अप्लाइड ऑन सिंगल कॉलम ओनली। अच्छा ये सबसे बढ़िया चीज़ आया है, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना होगा, डॉट वैल्यू काउंट्स के बीच में एन यूनिक में और यूनिक में। यूनिक में फिर से रिपीट कर दूं, यूनिक में आपको यहाँ पे पास करना पड़ता था कॉलम नेम, तो आपको बता देता था कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इतने यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है। मैं इसको वेदर से ही कर देता हूँ, नंबर कौन देखना चाहेगा, वेदर से रिप्लेस कर देते हैं इसको। कहाँ गया ठीक है। इतने वेदर में इतने यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या पता करना था, काउंट एन यूनिक। तो वेदर में कितने यूनिक वैल्यू हैं, वेदर में 50 तरह की यूनिक वैल्यू। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 50 यूनिक मिलेगा। अब कैसा हो कि ये जो डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट मेथड है, आप वेदर पे लगाएं तो आपको ये बता दे रहा है कि स्नो कितनी बार था, ठीक है, रेन कितनी बार था, कितने टाइम्स रेन हुआ, कितने टाइम स्नो हुआ। आपको तो इसमें सब बता दे रहा है कि फॉग था एक अलग वैल्यू, फ्री मोस्टली क्लाउडी था, लेकिन ये कितनी बार थे ये तो मुझे नहीं ना पता, बट ये आप यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू काउंट, इसमें आपको बता देगा। तो इसीलिए मेरे को ये लिखना पड़ा कि इट अप्लाइड ओनली सिंगल कॉलम। तो आप ऑब्वियसली इसको पूरे कॉलम में थोड़ी ना अप्लाई कर देंगे, इन 8 कॉलम में, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आपको एक स्पेसिफिक, आप फिर से यहाँ पे कॉलम का दूसरे कॉलम का आप चेक करना चाहें तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसका जो है ना, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
प्रैक्टिस करिएगा तो आप कुछ अलग अलग वैल्यू पास करेगा, आप खुद ही स्टडी करिएगा कौन सी चीज़ें कितनी बार हुई। तो देखिए ये मेरे को ऑर्डर में दिया है, जो सबसे ज़्यादा टाइम ऑकर हुआ है वो सबसे ऊपर है, तो वेदर मोस्टली क्लियर था, ठीक है। और नीचे आते आते सब ये पता नहीं क्या क्या है इतना सारा, ठीक है। तो मोस्टली वेदर क्लियर था, ये मुझे पता चल गया। तो ये अच्छा फीचर है ये डॉट वैल्यू काउंट। तो देखिए यही अंतर होता है, आप XML में बैठ के एनालिसिस करते हो और यहाँ पे केवल आप डॉट वैल्यू काउंट फंक्शन लगा दिए तो कितना एनालिटिकल वर्क इजी हो गया। हाँ, अब आगे चलते हैं डेटा डॉट इन्फो। ये बस ये भी बहुत सी चीज़ों का एक कंबाइन है। डॉट इन्फो लगा देंगे तो ये आपको बता देगा कि कॉलम के नेम क्या है, ठीक है, वो कॉलम नल है कि नहीं है, ठीक है, और उसका डेटा टाइप। तो जो हमने ऊपर 3 तरह का फंक्शन पढ़ा था ना, 3 तरह का, जो कि ये बता रहा है कि इसमें कितने यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है। तो डॉट इन्फो आपको एक ही में सब कंबाइन करके दिखा देता है। तो ऐसे 2-3 फंक्शन इसलिए लोग बना देते हैं कि क्या पता किसी आदमी को केवल यही देखना हो, नॉट नल देखना हो तो उसके लिए अलग फंक्शन बना दिया गया। क्या पता किसी को केवल डेटा टाइप देखना हो तो केवल डेटा टाइप। तो अलग अलग फंक्शन भी है, सबके कंबाइन करके भी फंक्शन है। तो इसके लिए केवल डॉट इन्फो प्रोवाइड द बेसिक इन्फो अबाउट द डेटा फ्रेम्स। और इसका हम कमेंट रीड कर ले, इन कॉलम इट शोज ऑल द यूनिक वैल्यू विद देयर काउंट। वेदर के सारे यूनिक वैल्यू मेरे को दिखा दिए, जितने 50 यूनिक वैल्यू थे उसके काउंट के साथ। इट कैन बी अप्लाइड ऑन सिंगल कॉलम ओनली, ठीक है। हम इतना देख चुके हैं, डॉट इन्फो भी देख चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। क्वेश्चन पहला पढ़ लेते हैं, फाइंड ऑल द यूनिक विंड स्पीड वैल्यू इन द डेटा। अब मुझे विंड स्पीड का पता करना है, सारी यूनिक वैल्यू, ठीक है। विंड स्पीड कोई तो कॉलम होगा ही मेरा, तो मैं पहले डेटा डॉट हेड लगाऊंगा। मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, आई टुक आउट टॉप 5 लिस्ट टू कंफर्म द नेम ऑफ विंड स्पीड। देखो मुझे इसमें विंड स्पीड, क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा विंड स्पीड। अब यहाँ पे विंड स्पीड का कुछ तो नाम होगा, विंड स्पीड खोजो। देखो विंड स्पीड का यहाँ पे नाम क्या है, विंड स्पीड तो है अंडरस्कोर किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा डॉट हेड क्यों लिखते हैं। तुरंत मैं डेटा डॉट हेड लिख के देख लिया कि विंड स्पीड का एग्जैक्टली कंप्लीट नेम क्या है, ठीक है। इसलिए लिखा मैं पहले यहाँ पे लिख के पता कर लिया। स्टेप 2 में क्या किया है कि नाउ आई, देखिए इतना बड़ा मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको डेटा डॉट हेड लिख दिए, पता चल गया, आप एंटर करिए और अगले ही लाइन में डेटा डॉट यूनिक यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। अगले ही लाइन में डेटा डॉट यूनिक लिख के रन करा दीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ऐसे 2-2 सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं समझने के लिए कि आपको क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग कॉलम में लिखा हूँ। तो आप चाहे तो सबको एक ही कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या था, नाउ आई कंफर्म द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू क्या है मैं कंफर्म करूँगा, कंटेन बाय ईच कॉलम। तो मैं एन यूनिक लगा दिया। विंड स्पीड में टोटल यूनिक वैल्यू कितनी है, विंड स्पीड का पूरा नाम क्या है, विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड, इसमें टोटल यूनिक 34 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन मेरा था कि विंड स्पीड की यूनिक वैल्यू बता दो, मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी में। तो आप चाहे तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ डिमेरिट ये है कि आपको सिर्फ विंड स्पीड का पूछा था, आंसर तो पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत अननेसेसरी डिटेल भी मिल गई। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में और फिल्टर कर दिया, कैसे, एन यूनिक लिख के। मेरे को केवल उसने विंड स्पीड का 34 आंसर दे दिया है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एन यूनिक लगाएंगे, कैसे लगाना पसंद करेंगे। मतलब एन यूनिक की मैंने क्या खासियत बताई थी, एन यूनिक की कहाँ गई, एन यूनिक क्या बोला है, शोज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू इन ईच कॉलम अप्लाई ऑन होल डेटा फ्रेम। होल डेटा फ्रेम पे, अच्छा शायद ये पर्टिकुलर डेटा फ्रेम पे भी, मतलब पर्टिकुलर पे भी अप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे। तो एन यूनिक को मैंने कॉल तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बहुत स्पेसिफिक टारगेट करूँ कॉलम को तो मैं कर सकता हूँ वो भी। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करना तो ऑब्वियसली आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो सिर्फ मैंने विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर को किया पास, तो 34 मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया। और केवल डेटा डॉट यूनिक किया तो डेटा में जो मेरा CSV फाइल है उसमें सबकी सब यूनिक वैल्यू बता दिया, तो दोनों का आंसर सेम है। स्टेप 3 क्या था, आफ्टर गेटिंग ऑल स्मॉल डिटेल फाइनली आई यूज कमांड टू गेट ऑल द यूनिक वैल्यू। ये बस कंफर्म करने के लिए था कि क्या 34 है कि नहीं है।
लेकिन आप अगर ऐसे कर देते यूनिक, एन यूनिक, और यूनिक में आपको डिफरेंस याद हो गया होगा अब तक। एन यूनिक टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी दे देता है कि 34 है, लेकिन यूनिक वो उन क्वांटिटी को और सिंप्लीफाइड कर देता है कि वो है क्या एग्जैक्टली, वो 34 नंबर है क्या। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन था ना विंड स्पीड बताओ, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप यही लिख के कर सकते थे, ठीक है, आपका आंसर मिल जाता, कोई इशू नहीं है। बट बहुत अच्छा मेथड यही था कि आपको पहले डेटा डॉट हेड लिखना था, एंटर करके आप पता कर लीजिए ये मेथड कॉल करके कि टोटल कितनी वैल्यू, यूनिक वैल्यू कितनी है। अगर आप ये देखिए, अब ये क्यों नहीं लिखते लोग, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, कोट्स लगाओ और अच्छे से नाम लिखो, ठीक है, ये डेटा डॉट एन यूनिक लिख दो, काम खत्म वहीं पे, तो वहीं से मुझे पता चल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लिखना चाहते हैं, थोड़ा कम टाइपिंग है, ज़्यादा टाइपिंग का केस आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं डेटा डॉट हेड लिख दिया और मुझे एग्जैक्टली नेम क्लियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन में एन यूनिक क्या है विथ स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ, फिर डायरेक्ट यूनिक मैं कर दूंगा, डायरेक्ट यूनिक मेथड कॉल करूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मुझे किसकी यूनिक वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए विंड स्पीड की। तो मुझे सारा मिल चुका है, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया है। बट ऐसा मत समझिए कि इतना बड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 लाइन में सब हो सकता है। तो स्टार्टिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा स्पीड से चलेंगे और आप लोग भी पॉज करके रीड कर सकते हैं, समझ में तो आपको अब सब आ ही जाएगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पेस क्या है और एग्जैक्टली पढ़ना है, डील कैसे करना है इस चीज़ को। तो आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम व्हेन द वेदर इज एग्जैक्टली क्लियर। अब मुझसे पूछा है कि वेदर कितनी बार क्लियर था, तो मैं डेटा डॉट हेड लिख के पहले तो वेदर, हाँ वेदर का नाम एग्जैक्टली वेदर ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे तो 2 पास कर दिया हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं 2 ना पास करूँ तो मुझे ये 5 ही शो करेगा। तो ठीक है, वेदर का नाम वेदर ही है, कोई इशू नहीं है। पहला वे क्या है, वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट आपने अगर ऊपर पढ़ा होगा तो वैल्यू काउंट था, डेटा डॉट वेदर डॉट वैल्यू काउंट। तो मेरे को वेदर का ही अप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले डेटा लिखूँगा, डॉट वेदर लिखूँगा, ठीक है। अब डॉट लगा के मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा। अभी आपको आगे एक और चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे मैं डॉट क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये ऐसे भी तो लगा के कर सकता था, हाँ, लेकिन ऐसे मैं नहीं करूँगा, ठीक है, जैसे मैं ऊपर करते हुए आया हूँ, अभी आगे पता चल जाएगा आपको। तो पहले लिखूँगा डेटा डॉट वेदर, वेदर पे ही पूछा है, अगर क्या पता किसी और पे टेम्परेचर पे पूछा होता तो मैं ये लिखता। फिर डॉट वैल्यू काउंट, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। वी कैन सी वेदर इज एग्जैक्टली 1326 टाइम क्लियर, ठीक है। तो अब मैं ये जो इसको रन कराऊंगा, मेरे को वेदर का क्लियर, अच्छा ठीक है, वेदर कितनी बार क्लियर था, मेरे को वेदर में भी क्लियर कंफर्म करना था। तो डॉट वैल्यू काउंट आपको तो पता ही था कि उस पर्टिकुलर कॉलम का क्या यूनिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन और कितनी बार आई हैं वो चीज़ें, वो बता देता है। तो क्लियर मुझे को खोजना पड़ेगा, क्लियर ये है, इतनी बार आया है। बट आप इसमें नोटिस करेंगे कि उसने मुझसे सिर्फ क्लियर का पूछा था, और इसके साथ साथ मुझे इतनी अननेसेसरी अदर 49 कॉलम भी शो हो गया। तो ऑप्टिमाइज वे नहीं है कि बहुत इसको अच्छा माना जाएगा, कुछ ओवर रिजल्ट ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब इसका और ऑप्टिमाइज मेथड क्या है, डॉट वैल्यू काउंट मेथड तो पढ़ा ही था, उसके साथ साथ अब हम करने क्या वाले हैं, दूसरा तरीका क्या है, फिल्टरिंग मेथड है, ठीक है, फिल्टरिंग मेथड है। तो फिल्टरिंग नाम से क्लियर है कि इसमें मेरे को फिल्टर करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्टली फिल्टर करके एकदम टारगेट करना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए। यहाँ पे अभी तक मैंने क्लियर का कोई अता पता नहीं बताया कि मेरे को क्लियर चाहिए किसमें, वेदर में से, बस मैंने वेदर लिख दिया और डॉट वैल्यू काउंट कर दिया, वो सब बता दिया, वेदर का सब चीज़ बता दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे फिल्टर कर दे रहा हूँ वेदर को क्लियर से, ठीक है। मैं देखो ना, इनिशियल ये ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, तो ये वैल्यू क्लियर इसमें इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अभी ये स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ, इस कोड का मतलब क्या होता है। तो मैं पहले तो अभी इसको हटा दूँ, इस चीज़ को हटा दो, इतने हिस्से को, ये डेटा क्यों है, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी हटा दो, मैं खुद ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, आप इसको एकदम एग्जैक्टली इसी तरह ट्रीट करिए, इसी मेथड की तरह। तो मैं क्या किया, डेटा डॉट वेदर,
डेटा डॉट वेदर। अब यहाँ पे इसमें डॉट वैल्यू काउंट लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट वेदर, अब मैं डॉट वैल्यू काउंट नहीं करूँगा, मैं फिल्टर कर दे रहा हूँ इसको डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा के कि नहीं तुम मुझे सिर्फ वही दिखाओ जो क्लियर हो। तो पहले तो आपको कंफर्म भी होना चाहिए कि इसमें क्लियर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो क्लियर एग्जिस्ट करता है विथ राइट स्पेलिंग, स्मॉल सी भी नहीं, ठीक है। तो इसने मुझे क्लियर दे दिया। अब तो वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन आपको इसको कराना है प्रिंट, ठीक है। आपको अभी से कराना है प्रिंट, तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा। अब इसको प्रिंट का क्या कराना है, ये आउटपुट मुझे प्रिंट कराना है, जो ये मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म किया हूँ वेदर और क्लियर के साथ, इसको मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं प्रिंट के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा डेटा। अगर आपको याद हो, मैं जैसे यहाँ पे सिर्फ डेटा लिख दिया तो मेरे को प्रिंट करके सब दे दिया, पूरा पूरा 8000 रो। लेकिन अब मुझे यहाँ पे केवल और केवल क्लियर का ही प्रिंट कराना है। तो मैं लिखूंगा, ऑब्वियसली लिखूंगा डेटा को। तो ये केवल और केवल प्रिंट कराने के लिए था ये सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस क्या था, ये हिस्सा, यहाँ मेरा लॉजिक है, मेरे को क्लियर चाहिए किसमें से, वेदर में से। तो मैं लिख रहा हूँ पहले ये तो डेटा लिखा, तो मतलब ये पूरे डेटा सेट में ट्रैवल करेगा, बहुत बड़ा सा डेटा सेट है 8000 का, ये उसमें घुसेगा, उसमें से ये डॉट वेदर कॉलम पे जाएगा, सॉरी डॉट वेदर नहीं, वेदर कॉलम पे जाएगा। मैं डॉट से इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आप डॉट हटा देंगे तो फिर कैसे स्पेसिफाई होगा कि मैं को वेदर पे जा रहा हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ। तो डॉट लगा के मैं स्पेसिफाई किया कि कौन सा कॉलम है। तो पहले तो मैं स्पेसिफाई कर दिया कि वेदर कॉलम है, पूरे डेटा में तुम वेदर पे जाना। अब वेदर में भी मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर को स्पेसिफाई कर दिया। तो ये सब तो खैर स्पेसिफिकेशन का काम हो गया, एक काम हो गया, फिल्टरिंग मैं कर दिया। अब उसको मैं फिर डेटा लिख के प्रिंट करा दे रहा हूँ ऑब्वियसली। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप जितना भी 1326 रो है, पूरा का पूरा क्लियर डेटा, मतलब जिसमें वेदर केवल क्लियर हो। तो अब आप यहाँ पे क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर पता करना हो, सपोज दैट मैं ये पास कर देता हूँ, टेम्परेचर कब कब लेस देन 0 रहा हो, मैं वो भी पास कर सकता हूँ। या टेम्परेचर कब कब सपोज दैट 5 डिग्री रहा हो। चलो तो करके देख लेते हैं ना, एक प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। इक्वल टू ये, इसमें शायद कोट्स में स्ट्रिंग पास नहीं होगा, इसमें मैं कैसे कर देता हूँ 5, ठीक है। अभी रन करा के देखते हैं, ये क्या हुआ। हाँ देखो मैं इसको रन कराया तो मेरे को ऑटोमेटिक वो रन तो करा के आउटपुट दे के मेरे को अगले पे भेज दिया। तो मैं क्या किया, डेटा में गया, पूरे डेटा में। अब उसमें से मैंने स्पेसिफाई कर दिया टेम्प नाम के कॉलम में, टेम्प अंडरस्कोर सी, मतलब कॉलम का अच्छे से नाम है, टेम्परेचर किस में, सेल्सियस में। तो ये गया। अब इसमें करना क्या है, ये एरो पे कोई कंफ्यूजन मत होना, ये मैंने खुद से नहीं लगाया, बस आप डबल इक्वल टू 5 लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 पास कर दिया है। अब ये टेम्परेचर में जाएगा, केवल और केवल 5 की वैल्यू मेरे को देगा। जितना भी डेटा सेट है केवल और केवल जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है केवल वही मेरे को मिलेगा। अब मेरे को पता चल गया, अरे एग्जैक्टली कितने टाइम है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लकीली ये 13 टाइम ही रहा है केवल, ठीक है। तो आपको ये मेथड यूज़ करने आ गया होगा। और ये मैं डेटा इसलिए वापस बाहर लिखा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कि मुझे प्रिंट कराना था, ये था मेरा लॉजिक। और ये मैं डेटा के साथ मैं इसको, अब लॉजिक तो लिख दिया, कहीं बैक एंड में स्टोर है वो, और मेरे को उसको प्रिंट कराना है, उसको मैं प्रिंट ऐसे करा दूंगा। तो ये इसको कहते हैं फिल्टरिंग मेथड। कॉलम का भी नाम आप स्पेसिफाई कर दिए, उसके साथ साथ आप स्पेसिफाई कर दें उस कॉलम में आपको किस वैल्यू से मतलब है। हाँ तो क्या था, वेदर क्लियर, दिस विल रिटर्न बुलियन, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा, रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब तीसरा वे क्या है, पहला वे तो था डॉट वैल्यू काउंट, जिसमें कि मेरे को पूरा का पूरा वेदर कॉलम में जितनी यूनिक वैल्यू थी और वो कितनी टाइम अपीयर हूँ वो दे दिया। वो बहुत अच्छा मेथड नहीं था। सबसे अच्छा मेथड मुझे फिल्टरिंग मिला कि मैं फिल्टर करके टेम्प में गया, पर्टिकुलर कॉलम नेम में, उस कॉलम में भी एक वैल्यू में चला गया, ठीक है, उसको मैं फिर यहाँ प्रिंट करा दिया। तो एक मेरे पास अगला मेथड क्या है, ग्रुप बाई मेथड है, ठीक है। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, डेटा, तो मेथड से ही नाम है, मेथड से क्लियर है कि मैं डॉट ग्रुप बाई यूज़ करूँगा, डॉट ग्रुप बाई। अब मेरे को उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके ये ऑब्वियसली ब्रैकेट है तो इसमें आपको पता ही होगा पैरामीटर वो पास होते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट मुझे पास कर दिया वेदर, ठीक है। अब डॉट गेट ग्रुप
मेरे को वेदर में से कौन सा एक स्पेसिफिक ग्रुप उठाना है, वेदर कॉलम में से डॉट गेट ग्रुप में करूँगा, क्लियर उठाना है, सेम रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट सेम है, बस मेथड के नाम अलग हैं। डॉट ग्रुप बाई में मेरे को कॉलम का नाम डालना पड़ेगा, फिर मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा डॉट गेट ग्रुप, जिसमें मैं स्पेसिफिक कर दूंगा कि मेरे को क्लियर चाहिए वेदर में से, तो प्रिंट करके दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के मेथड में मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेटा ऐसे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लगा के प्रिंट कराने के लिए। ये फंक्शन की खासियत ही ऐसी होती है कि बस आप डेटा में जाइए, उसमें से वेदर में जाइए, उस डेटा में से, और वेदर में क्लियर पे जाइए, बस आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं और आपको प्रिंट भी करके दे दे रहा है। यहाँ पे आप केवल लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक के साथ आप प्रिंट भी खुद ही कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आंसर तो सेम है लेकिन थोड़े तरीके अलग हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम व्हेन द विंड स्पीड वाज एग्जैक्टली 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर, आप ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल क्लियर फाइंड पता किया था, अब यहाँ पे 4 किलोमीटर फाइंड करना है। तो डेटा डॉट हेड लगाऊंगा मैं, ऑब्वियसली मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे। अनकमेंट भी कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सब जब नहीं थे मेरे, ये कोड मैंने नहीं लिखा था, तो मैंने पहले कमेंट करके मेरे को पता चल गया कि जो स्पीड है, विंड की स्पीड ये है, इसका नाम इतना ऐसा नाम है कुछ, विंड स्पीड _4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को पता चल गया, और आप पता कर सकते हैं ऐसे भी डेटा डॉट ग्रुप बाई मेथड से भी। ठीक है, और जो मैं ऊपर फिर से वही मेथड बताया था, सेम चीज़ कि आप ऐसे डेटा में घुसेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे डेटाबेस में घुस गए। अब उस डेटा में से किस कॉलम में आप घुसें। ठीक है, अब उस कॉलम को आप फिल्टर कर दिए कि 4 से, तो उस कॉलम में केवल मेरे को 4 चाहिए। अच्छा, अब एक मस्त चीज़ बताते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं खोज लेता हूँ। यहाँ पे देखो, एक तरह से ये जो वेदर है सिंगल वर्ड में नेम है। अगर आपको वेरिएबल का नेमिंग रूल पता होगा तो वेरिएबल का जब नाम रखते हैं तो नेम उसमें स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं डालते हैं। अगर स्पेस से हमें उसको डिस्टिंग्विश करना हुआ तो अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे कुछ कॉलम नेम स्पेस कंटेन कर रहे हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये कॉलम, और विंड स्पीड भी स्पेस है इसमें। तो अगर आपको कोई कॉलम नेम अगर स्पेस के साथ है, तब तो आपको वहाँ पे मस्ट हो जाता है कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे उस कॉलम का नाम, और कोई चारा आपके पास नहीं है। वेदर है तो वेदर को आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के वेरिएबल नेम या कॉलम नेम में आपको एकदम मस्ट है कि अगर आपको उस पर काम करना है तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अभी इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको आप डॉट लगा के नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं डॉट लगा के सब करते आ रहा था अभी तक। डॉट लगा के मैं उसको एक्सेस कर रहा था ना, इस कॉलम नेम को, पर्टिकुलर कॉलम नेम को डॉट लगा के एक्सेस कर लिया। लेकिन जिस केस में अगर स्पेस हो कॉलम में, तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ऐसे कोट लगा के। ठीक है, फिर अब मैंने उसको और फिल्टर कर दिया =4, तो डेटा में गया, और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस है नेम में। ठीक है, वो और अंदर चला गया। ठीक है, अब =4 कर दिया। फिल्टरिंग मेथड है ये, ऊपर जैसा बताया था। तो आंसर उससे भी यही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इस लाइन को और इसको अनकमेंट करके रन कराऊंगा तो भी यही आंसर आएगा, बट मैंने इसको कमेंट कर दिया है। तो आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं आउटपुट देखने के लिए। फाइंड आउट ऑल द नल वैल्यू इन डेटा। ठीक है, वही चीज़ है। इज नल, मैंने ऊपर था ना नल वैल्यू, मतलब कि कितनी नल वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो उसमें आंसर आया था ना 8700 ये कुछ करके था, पूरे रो का वो था कि मतलब इतने रो में मेरे को कोई नल वैल्यू नहीं मिली, सारी में वैल्यू फिल थी। कितने में वैल्यू फिल थी? 8700 समथिंग में वैल्यू फिल थी। लेकिन यहाँ पे इज नल से मेरे को पता चलता है कि इस रो में तो एक भी नल नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है इज नल विल शो आंसर इन बुलियन। अगर आप केवल और केवल इज नल फंक्शन यूज करते हैं, मैं जैसे करके दिखा देता हूँ, आंसर में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो, ये मेरे को हर चीज़ फॉल्स करके दे रहा है। फॉल्स से तात्पर्य क्या है?
कि फॉल्स, नहीं इसमें ये फॉल्स है ये चीज़, कि ये नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, ये फॉल्स है। ट्रू लिख देता तो मतलब हाँ ये नल है, ठीक है। तो ये मेरे को बुलियन में आंसर दे रहा है। आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, इज नल तो मैं लगाया डॉट सम ऑपरेटर लगा दूंगा, अरे ऑपरेटर कह रहे हैं, डॉट सम फंक्शन कॉल कर दूंगा, तो मेरे को एक सही तरीके से आंसर दे देगा कि नहीं ये जो डेट और टाइम है एक भी नल वैल्यू नहीं है। अगर 2-4 नल वैल्यू होती तो यहाँ पे वो नंबर लिख देता, ठीक है। आप रीड कर सकते हैं कमेंट। अब नॉट नल, वही सेम ऊपर वाला जो एकदम सबसे ऊपर मैंने बताया था कि नॉट नल क्या है भाई, तो भाई कि इतनी कॉलम नल नहीं है, इसमें वैल्यू फिल है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, रीनेम द कॉलम नेम। अच्छा, यहाँ पे मेरे को कॉलम का नाम ही बदल देना है, ये बढ़िया चीज़ है। किससे बदलना है, वेदर से, किसमें रखना है, वेदर कंडीशन में। तो ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है, वेदर से वेदर कंडीशन में नाम बदलना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ये मेथड अभी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये मेथड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस कहाँ का आ रहा है, कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं डेटा डॉट हेड तो इसलिए लगा रहा हूँ ना, देखने के लिए कि क्या नाम बदला कि नहीं बदला, पुराना नाम क्या था, असली नाम क्या था, डेटा डॉट हेड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो मैं ऐसे यूज़ किया डेटा डॉट रीनेम फंक्शन आपको यूज़ करना है, ठीक है। डेटा डॉट रीनेम कॉलम इक्वल टू, ठीक है, कॉलम पे ही काम कर रहे हैं, कॉलम्स इक्वल टू, आपको ये कर्ली ब्रेसेस में पूरा का पूरा काम करना है। किससे बदलना है, वेदर से। देखो ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं इसको कोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। ऑब्वियसली कॉलम नेम तो सारे स्ट्रिंग फॉर्म में ही होंगे। तो कॉलम का पहले ये नेम, फिर ये ऑपरेटर ये लगेगा, उसके बाद किससे बदलना है, मेरे को इससे बदलना था, वेदर को इसमें चेंज करना था, ठीक, ये हो गया। अब ये कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा, तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा वेदर से वेदर कंडीशन में। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं, जैसे कि यहाँ पे है, देख सकते हैं सेम कोड है, मैं हैशटैग हटा दे रहा हूँ, सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये टेम्पररी था। अगर मैं इसको करूँ, कमेंट कर दूँ, और सिर्फ ये टेम्पररी था, ये स्क्वायर ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें मैं जितने भी कमांड रन करूंगा केवल उतने भर के लिए ही वेदर का नाम चेंज हुआ रहेगा। अब मैं इन सब में देखने जाऊंगा तो नहीं चेंज मिलेगा मुझे, ठीक है। लेकिन अब मुझे कुछ को परमानेंट चेंज करना है तो मेरे को कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। अब इससे पूरा का पूरा जो वेदर नेम है हर जगह के लिए चेंज हो चुका है, तो कई लोग ये मिस कर देते हैं, कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो समझ गए होंगे। तो ये बहुत अच्छा वे नहीं है। अगर मेरे को परमानेंट, ऑब्वियसली परमानेंट ही चेंज करना होगा तो कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ही लिखेंगे, वरना ये टेम्पररी केवल इसी ब्लॉक के लिए ही चेंज करेगा नेम, ठीक है। आप वेदर से रिलेटेड और ऑपरेशन इसमें लगाइए, केवल उसी कॉलम भर के लिए रहेगा, आगे जाएंगे वो काम ही नहीं करेगा। सोचेंगे कि आप मैंने तो वेदर कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि भाई वो केवल यहीं तक के लिए वैलिड था। लेकिन आप कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करेंगे, वो हर जगह के लिए वैलिड हो जाएगा, पूरे कॉलम भर में वेदर कंडीशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं डेटा डॉट हेड जरूर लिखूंगा, अगर ये नहीं लिखूंगा तो ये कहाँ से मेरे को प्रिंट होकर दिखाएगा, तो इसीलिए मैं चेक किया कि वेदर कंडीशन क्या थी। तो आप समझ गए होंगे डेटा डॉट हेड एक तरह का ये प्रिंटफ है। जब कोई प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं ना, तो डेटा डॉट हेड, सॉरी डेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, डेटा तो वेरिएबल नेम है, डॉट हेड मेथड जो है एक तरह का वो है, प्रिंट कर लीजिए, किसी भी पांडा लाइब्रेरी का एक तरह का प्रिंट है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन विजिबिलिटी। मीन वैल्यू मेरे को पूछा है। अगर स्टैटिक्स किसी को पता हो तो मीन वैल्यू निकलती कैसे है, अगर 5 वैल्यू है तो सबको सम करके डिवाइडेड बाई 5 मेरे को कर देना है, ठीक है। तो मेरे को पता करना है विजिबिलिटी का मीन, ठीक है, विजिबिलिटी का मीन। तो विजिबिलिटी किसी में हो सकती है यार, अभी देख के पता चल जाएगा। डेटा डॉट विजिबिलिटी, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, ठीक है, मैं डॉट से एक्सेस कर रहा हूँ विजिबिलिटी कॉलम को। विजिबिलिटी कॉलम कहाँ है, हाँ ये रहा विजिबिलिटी कॉलम, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ इस कॉलम को, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है, समझ गए, इसमें कोई स्पेस नहीं है। बट अगर मेरे को सपोज दैट मीन पूछ देता रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो मेरे को यहाँ पे डॉट नहीं लगाना पड़ता, तब मैं इसको ऐसे लिखता, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखता और इसको कोट्स में रखता, ठीक है।
ऐसे तब मैं इसको विजिबिलिटी को नहीं, विंड स्पीड को एक्सेस करता, ठीक है। लेकिन विजिबिलिटी अंडरस्कोर किलोमीटर ये मेरे वेरिएबल नेमिंग रूल को पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि अंडरस्कोर लगा है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डॉट से ही एक्सेस करूँगा। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी एक्सेस मत करने लगेगा, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट से एक्सेस किया मैंने। अब देखो भाई, मीन निकालना है, डॉट मीन, काम खत्म। डॉट मीन फंक्शन है मेरे पास, मीन नाम का ही फंक्शन है, तो मैंने मीन निकाल दिया किसका, विजिबिलिटी किलोमीटर का। ये टोटल 8000 समथिंग रोज है ना इसमें, तो उन सारे का तो पहले ऐड किया जितनी भी अलग अलग वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ रोज थे, तो मेरे को ये डायरेक्ट आंसर दे दिया। कितना बढ़िया था कि डॉट मीन लिखने पर से। नहीं तो अगर आप सपोज दैट आपको कैलकुलेट करना भी पड़ता MS एक्सेल में, तो आप कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर डिवाइड आपको मतलब मैन्युअली करना पड़ता है ऐसे। बट MS एक्सेल अब अपडेट हो चुका है, आप ये सब काम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन पुराने वर्जन के MS एक्सेल में सब फीचर नहीं थे। MS एक्सेल भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिकल टूल है, आप उसमें बहुत सी चीज़ें करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। वो सीख गया तो उसके दम पे आपको जॉब मिल सकती है कायदे की। हाँ, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैटिक्स हम लोगों ने खैर BCA में पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, तो यही सब है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, मैं आप समझाने नहीं जाऊँगा। तो किसका पूछा है, प्रेशर का पूछा है, प्रेशर का पूछा है। तो अब मैं डॉट हेड जरूर लगाऊंगा पता करने के लिए कि असल में नेम क्या है प्रेशर का। तो मैं पहले तो सपोज दैट मेरे को प्रेशर का भी नेम नहीं पता, तो ठीक है, मैं अब डॉट हेड लगाऊंगा, प्रेशर का पूछा है। तो देखो हाँ, समझ में यही आ रहा है कि प्रेशर ये इसी को डिनोट करवा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ये किलो पास्कल जो भी हो। क्वेश्चन आपको तो अलग वे में देगा, लेकिन जो कॉलम का नेम है ना वो अलग हो सकता है, तो इसीलिए डेटा डॉट हेड लगाने की ज़रूरत है। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना, तो ये मेरे को डेटा डॉट हेड ही लेगा, ठीक है। और इसको मैं अनकमेंट कर दिया, डेटा डॉट प्रेस, प्रेशर अंडरस्कोर KPA। अच्छा, मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ, जैसे और किसी का भी, विंड स्पीड इसका, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करूँगा तो देखना चलेगा नहीं, ये देखे इनवैलिड सिंटेक्स बोल दिया है। क्यों? क्योंकि ये विंड स्पीड में स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं इसको वो स्क्वायर ब्रैकेट से जो एक मेथड बताया था ना एक्सेस करने का, वैसे एक्सेस करूं तो देखना बता देगा, ठीक है। अरे नहीं बता रहा है ये, शायद इस पर अप्लाई नहीं होता क्या यार, कभी काम करता है, छोड़ो रहने दो, पोपट हो गया ये। बट मेथड एकदम सही बता रहे हैं, इसीलिए मैंने डॉट से इसको एक्सेस किया। एक साथ कुछ कुछ फंक्शन की होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्सेस, तो प्रेस ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये रन करेगा। इसका मेरे को क्या निकलना था, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब व्हाट इज द वेरिएंस, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस भी आपको याद होगा अगर जो लोग पढ़ा होगा। तो किसका पूछा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो देख लो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में स्पेस है, तो इसीलिए इसको मैं डेटा डॉट रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नहीं एक्सेस कर रहा हूँ, इसको मैं इसी तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन इसने क्यों नहीं काम किया, सब तो सेम था। लीव इट, वो आप लोग हिट एंड ट्रायल करिएगा। तो अगर डॉट लगा देंगे गलत हो जाएगा ये। तो इसका वेरिएंस आ गया इतना। फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन स्नो वाज रिकॉर्डेड। अब मेरे को पता क्या करना है कि वेदर में कब कब स्नो था, स्नो वर्ड, स्नो स्ट्रिंग कब कब आया, ठीक है। तो डेटा डॉट हेड लगा के मेरे को पता करना था वेदर का नाम, तो मैंने उसका नाम बदल के रखा था ना, वेदर कंडीशन। तो ये तो खैर कह लो मैंडेटरी टाइप का चीज़ है ना, जैसे सब्जी में नमक होता है ना मैंडेटरी, वैसे ही है। तो डेटा डॉट हेड से पता चल गया। एक मेथड था वैल्यू काउंट से, ठीक है। तो मैं ये सब सारे मेथड को मैं बता चुका हूँ, पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों एफिशिएंट नहीं है और ये चीज़ें क्यों एफिशिएंट हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो एक तो पहले वो था, और ये भी मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है। डॉट वैल्यू काउंट आपको पता पढ़ा होगा, ऊपर मैंने बताया था डॉट वैल्यू काउंट। तो वेदर कंडीशन का डॉट वैल्यू काउंट मैं लिख दूंगा। तो वेदर कंडीशन में 50 तरीके का वेदर कंडीशन था, स्नो, क्लियर
और वो कितने टाइम अकर हुआ, क्लियर था तो कितने टाइम क्लियर था, तो इसी तरह मेरे को पता चलेगा स्नो था तो कितने टाइम स्नो था। तो ये ऐसे था, ये भी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। इसको मैंने फिर से वही सेम तरीका था, हर चीज़ सेम था। तो मैंने इसको पहले डेटा में घुसा, वेदर कंडीशन मैं इसलिए लगाऊंगा, इसके साथ मैं एक्सेस कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि स्पेस है इसमें, ठीक है। और इसको फिर ये फिल्टरिंग मेथड है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज कर दिया स्नो से, तो ये केवल मेरे को स्नो का डेटा दिखाएगा और ये मैं ये डेटा लिख के उसको फिर से प्रिंट करा रहा हूँ, दैट्स इट। अब क्या पूछा है, एक तरीका ये भी है डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन। तो ये तो एकदम नाम से क्लियर है, डॉट str डॉट कंटेन, ये भी बता चुका हूँ ऊपर शायद, आई थिंक। तो वही सब सेम है, डेटा लिख दूंगा, फिर से मैं डेटा के ये तो डेटा लिख दूंगा इन द सेंस कि डेटा प्रिंट कराने के लिए लिखूंगा, ऑब्वियसली प्रिंट करा के देखना होगा। तो डेटा लिखेंगे, डेटा में घुस चुका हूँ। अब डेटा में किस में घुसना है मेरे को, वेदर कंडीशन के कॉलम में घुसना है। नोटिस करना स्पेस है ये, ठीक है। अब डॉट str डॉट कंटेन मेथड लिख दूंगा और ये एक आर्गुमेंट लेगा क्या, स्नो नाम का। तो जितने भी आर्गुमेंट पास करना भाई याद रखना सिंगल कोट में पास करना, ये सारे स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कोट हटा के और डायरेक्ट स्नो लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है, ये स्नो तो वह दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन ये जैसे स्नो सावर भी एक है, कुछ शायद हल्का हल्का स्नो हो, ठीक है, तो ये वो भी दिखा दे रहा है, सब दिखा दे रहा है इसमें। स्नो जहां जहां भी आ रहा है वो भी दिखा दे रहा है और इकलौता स्नो भी दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा कुछ न कुछ, दिस विल शो ऑल कॉलम हु कंटेन द वर्ड स्नो। तो आप इसको ऐसे समझिए कि स्नो, जो कॉलम स्नो वर्ड कंटेन कर रहा है वो दिखा दे रहा है, उसको नहीं मतलब कि उसके आगे पीछे क्या लिखा है, ठीक है। वेदर इट इज फुल्ली, या तो फुल्ली स्नो दिखा रहा है या तो पार्शली, क्योंकि पार्शली देखो थोड़ा सा मतलब स्नो भी है और उसके साथ अदर वर्ड भी कंटेन है। लाइक सम हैव ओनली स्नो बट सम हैव मिक्स वेदर कंडीशन विथ स्नो। तो समझ में आ गया होगा कि आउटपुट भी कैसे दिखा रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना होना इसमें स्नो शावर दिखा रहा है, मैंने तो स्नो पास किया, लेकिन नहीं, इसका तरीका ही यही है कि केवल और केवल ऐसे दिखाएगा, स्ट्रिंग कंटेन मेथड। और मुझे जहाँ तक याद है ये जो मेथड है ना, ये फिल्टरिंग मेथड, फिल्टरिंग ही तो सबसे बेस्ट है, फिल्टरिंग ही तो सबसे बेस्ट है, जो कि मेरे को केवल आई थिंक स्नो में दिखाएगा। इंडेक्स नंबर 55 पे स्नो है, इसमें इंडेक्स नंबर 55 गायब कर दिया है, देख लो। इसमें आई थिंक नहीं दिखाया है क्योंकि वो इसमें 55 नहीं दिखाया है, 48 बार डॉट डॉट लगा दिया ये, क्योंकि पूरा का पूरा ये डेटा प्रिंट कर रहा है स्नो से रिलेटेड। तो आप देखो, अब आपको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें आंसर कितना आ रहा है, 583 रोज ऐसे ही मिल रहा है जिसमें स्नो आ रहे हैं, चाहे फुल्ली चाहे पार्शली, लेकिन केवल स्नो आने वाले कितने रो हैं, 390। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि ये स्नो पूछा है तो आप कैसा स्नो देखना चाहेंगे, हर तरीके का स्नो देखना चाहेंगे या केवल हैवी स्नो देखना चाह रहे हैं, तो आप ये फिल्टरिंग मेथड यूज़ करेंगे। फिल्टरिंग सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और स्ट्रिंग कंटेन मतलब ये स्नो कंटेन करेगा चाहे कोई भी उसके आसपास अदर स्ट्रिंग क्यों ना हो, तो ये भी एक यूज होने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल द इंस्टेंस व्हेन विंड स्पीड इज अबव 24 एंड विजिबिलिटी इज 25। मेरे को पता करना है कि विंड स्पीड जब 24 से ऊपर हो और विजिबिलिटी 25 हो एग्जैक्टली। डेटा डॉट हेड लगा के तो मैं पता कर लूँगा कि विंड स्पीड का अच्छे से नाम क्या है, ये था। फिर विजिबिलिटी का भी नाम कुछ ऐसा था, तो इसलिए मैंने लगाया। अब यहाँ पे मेरे को लगाना लॉजिक। मैं आपको तो जैसे बता ही चुका हूँ, ये डेटा लगा के और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेरे को ये प्रिंट कराना है, लेकिन अब लॉजिक आपका इसके बीच में है। पहला लॉजिक क्या था कि विंड स्पीड 24 से ज़्यादा हो, तो मैं थोड़ा सा सेपरेशन कर दूं कि पहला लॉजिक कौन सा है, दूसरा लॉजिक कौन सा है। एकदम अच्छा खासा सेपरेशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये पहला लॉजिक है। एकदम समझ में आ गया होगा। ये डेटा लिखा तो मतलब ये पहले तो पूरे डेटा में घुस चुका है मेरे। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने किया ना फिल्टरिंग तरीके का काम, एक तरह से फिल्टर कर दिया है, तो डेटा में घुसा। अब यहाँ पे मैं ये करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कि देखो आपको तो यहाँ पे मैंडेटरी हो ही जाता है कि आप स्पेस है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट तो जरूर से लगाएंगे, डॉट तो लगा ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे आपको जैसे पूछेगी ग्रेटर देन कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा, उससे कम, या सिर्फ इतना ही, सिर्फ उतना ही, तो उस केस में भी आपको ये लगाना पड़ेगा।
आप ऐसा वो पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरेंथेसिस कब लगाना है या तो स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाना है, क्योंकि फिर ये तो बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा ना। तो पता, तो एक तो केस आपको बता ही दिया कि स्पेस हो ऑब्वियसली, लेकिन इसके वेरिएबल नेम में कोई स्पेस नहीं है। बट मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं फिल्टर टाइप का काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि मैं डेटा में घुस रहा हूँ, विजिबिलिटी कॉलम में घुस रहा हूँ, उसमें भी मैं 25 को पता करना चाह रहा हूँ। तो आपको तब उस इस तरह के कंडीशन में मैंडेटरी हो जाता है ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। अभी और अगर इन फ्यूचर हम डिफरेंट और मेथड पढ़ेंगे और केसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग वे में स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ लगेगा आपको ही पता चल जाएगा। लेकिन पहला तरीका आपको ये जानना जरूरी था। तो डेटा में घुसने पे विंड स्पीड घुसा और ऑब्वियसली ग्रेटर देन लगा दूंगा मैं, ग्रेटर देन 24, मेरा पहला लॉजिक कंप्लीट। अब एंड ऑपरेटर आप सबने पढ़ा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दो लॉजिक जब कंपेयर करना हो, कंपेयर करें, दो लॉजिक पे काम करना हो, एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर जैसी चीज हम यूज करते हैं। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे सिंगल एंड ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है, डेटा में घुसो, तो उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मेरे को कॉलम नेम डालना पड़ेगा, विजिबिलिटी अंडरस्कोर किलोमीटर, और इसको मेरा क्या पूछा था, इस 25, तो ये एग्जैक्टली 25 होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन नहीं था, बस अप्लाई कर दिया। तो ये था मेरा दोनों लॉजिक। अब मेरे को इस लॉजिक को प्रिंट कराना था, तो मैं डेटा लिख के और ये और इसके बीच में मैं सेपरेट कर दूंगा, तो ये मेरे आंसर प्रिंट करके दे देगा। सही से इसको मैं कर दूं क्योंकि ये आप लोग को देना भी है। ओके, तो आप देख सकते हैं विंड स्पीड कहाँ पे, ये है 24 से सारी की सारी विंड स्पीड ज़्यादा होगी, और विजिबिलिटी जो 25 है, मतलब 25 किलोमीटर दूर तक की विजिबिलिटी केवल वही आपको मिलेगी। और ऐसे कितने कॉलम बन रहे हैं, 300, अरे ऐसे कितने रो बन रहे हैं, 308 रोज बन रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा कि बता भी देता है कि कितने रोज हैं टोटल। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम अगेंस्ट ईच वेदर कंडीशन। अब मुझे को मीन पूछा है, किसमें 50 तरीके का मेरा वेदर कंडीशन था ना, मैं ऊपर दिखा चुका था, 50 तरीके का अलग अलग वेदर कंडीशन था। तो अब जैसे क्लियर वेदर सपोज दैट 1000 टाइम था, स्नो वेदर 2000 टाइम था, तो हर क्लियर का मेरे को मीन बताओ, स्नो का मीन बताओ, ठीक है। तो मेरे को वेदर में जितनी 50 अलग अलग तरीके के वेदर कंडीशन थी, उन 50 का मीन निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो इसको करते कैसे, ग्रुप बाई मेथड मैंने बता चुका था ऊपर। तो ग्रुप बाई का ऐसी जगह यूज होता है, और डॉट मीन भी मैंने पहले पढ़ा रखा था। तो डेटा डॉट ग्रुप बाई, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट ग्रुप बाई में आप यहाँ पे कुछ ऐसा फिल्टर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। यहाँ पे आप बोलेंगे कि स्पेस है कॉलम के नेम में, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको लगाना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे फिल्टरिंग टाइप का काम कर रहा था, तो फिल्टरिंग के केस में मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिल्टरिंग नहीं है, मैं यहाँ पे मीन मेथड यूज कर रहा हूँ, डॉट ग्रुप बाई मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें ये रूल नहीं फॉलो करना है, ठीक है। तो डॉट ग्रुप बाई मेथड में क्या पता करना है, वेदर कंडीशन में जाना है मेरे को, उसका मीन निकाल देना, ये सारा काम आपके लिए अपने आप कर देगा। तो आप देखिए 50 तरीके का वेदर कंडीशन था ना, हाँ, उन सब का मीन दे देगा, और क्लियर का मीन सबसे ज़्यादा होगा, आई थिंक क्या, अरे सॉरी, मतलब कि क्लियर का जो क्लियर है, जैसे यहाँ पे वेदर कभी तो क्लियर सपोज दैट क्लाउडी है, इस क्लाउडी का प्रेशर का पूरा मीन बताओ, क्लाउडी कितनी बार था, मतलब क्लाउडी यहाँ पे मेरे को एक बार दिख रहा है, तो सारे क्लाउडी का पहले तो प्रेशर का मीन बताएगा, हर एक विजिबिलिटी का बताएगा, विंड स्पीड का मीन बताएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बताएगा। इसी तरह रेन शावर का कितनी बार रेन शावर हुए होंगे, उन सब के कितने रोज का सबको ऐड करके जितने टाइम ओकर हुए होंगे सबका मीन बता देगा। तो क्लियर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या था मीन, विंड स्पीड के रिस्पेक्ट में क्या मीन था, तो क्लियर कितनी बार आया होगा मुझे तो खैर नहीं पता, सपोज दैट 1000 बार आया है, तो 1000 बार विंड स्पीड में चला जाएगा, विंड स्पीड में तो सारी की सारी क्लियर वैल्यू उठाएगा और सबको 1000 बार ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय इतना टाइम कर देगा 1000, ठीक है। तो ये काफ़ी हेक्टिक चीज़ था, बट यूज़ आते हैं सब भी। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, जल्दी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इन ईच वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, तो डॉट ग्रुप बाई मेथड लगा दिया, वेदर कंडीशन नाम लिख दिया, डॉट मीन फंक्शन,
ठीक है। तो रिलेटिव सारी की सारी मिनिमम वैल्यू बता रहा है, आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि वेदर कंडीशन में 50 तरीके का वेदर कंडीशन था क्लियर, तो क्लियर का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर के मामले में सबसे मिनिमम क्या था, -23 था। जब वेदर क्लियर था और टेम्परेचर मतलब वेदर क्लियर होने के बाद सबसे कम टेम्परेचर क्या था, -23, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम कब थी, उसके मतलब सबसे कम वैल्यू क्या थी, 20। तो इसी तरह इसने 50 अलग अलग वेदर कंडीशन के 7 कॉलम का सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के बताया है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका सब मिनिमम वैल्यू होगा हर अलग अलग वेदर टाइप के। तो कुछ ऐसा था। और एज सच मैक्सिमम है, जब वेदर क्लियर था, ठीक है, तो उस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 32। वेदर जब क्लियर था तो उस टाइम विंड स्पीड सबसे मैक्सिमम कितनी थी, 33। तो यहाँ पर जैसे 33 विंड स्पीड थी, यहाँ पे विंड स्पीड 0 था, एकदम मतलब चला ही नहीं, क्योंकि वेदर वाला, ठीक है। और क्या है, शो ऑल द रिकॉर्ड वेयर वेदर कंडीशन इज फॉग। वही फिर से फिल्टरिंग मेथड, इसको बताएंगे नहीं, समझ जाएंगे आप लोग खुद ही। डेटा लिख के मैंने प्रिंट कराया और डेटा में गया वेदर कंडीशन कॉलम में और फॉग सब बता दिया क्या फॉग था। फाइंड ऑल द इंस्टेंस व्हेन वेदर इज क्लियर। और देखो यहाँ पे और बोल दिया, ठीक है, और बोल दिया तो और ऑपरेटर मैंने लगा दिया। तो बोला क्या है, वेदर जब क्लियर है और विजिबिलिटी 40 से ऊपर हो। तो मैं यहाँ पे फिल्टरिंग वाला काम कर रहा हूँ, तो फिल्टरिंग में याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट टाइप की चीज़ें मेरे को लगानी ही पड़ेंगी, और ऊपर से इसलिए लगानी पड़ेंगी, यहाँ पे तो स्पेस भी है। लेकिन इस केस में केवल एक रीज़न मेरे को मिलता है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे फिल्टरिंग वाला काम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं विजिबिलिटी वाले कॉलम में भी जा रहा हूँ, उसमें भी कर रहा हूँ कि 40 से वो बड़ा हो, तो इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है। ये प्रिंट करा तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे मेरे को जितना भी वैल्यू मिलेगा इसके रिस्पेक्ट मिलेगा, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। अब वेदर इज क्लियर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50। तो एंड लगा दिया है ना, एंड लगा के पूछा है, सॉरी। तो वेदर इज क्लियर, वही सब सेम मेथड है, इक्वल टू क्लियर के कर दूंगा, एंड लगाऊंगा, डेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50, खत्म, प्रिंट करा दिया। और या तो विजिबिलिटी 40 से कम हो, तो अब लेस देन, अरे अबव 40, ग्रेटर देन 40। तो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हुआ। इसमें बेसिक पांडा था और एक तरह से कह लो ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस का काम भी हो गया। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अब एक चीज़ और, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो डेटा एनालिटिकल वर्क है, डेटा साइंस का वर्क है, कुछ इसमें मेरे को ग्राफ नहीं मिला। तो वो ग्राफ अगर मैं दिखा देता ना तो थोड़ा सा आपके लिए एक स्टेप अप हो जाता। तो ग्राफ में भी पढ़ना पड़ता है, बहुत थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो बल्कि थोड़ा हार्ड पड़ जाता है ग्राफ को पढ़ना। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो इसमें ना अलग अलग तरीके के ग्राफ का मेथोडोलॉजी समझना पड़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा और बड़ा काम है। हाँ, तो एक ही वीडियो में सब बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक एज अ बिगिनर भी और एक प्रोजेक्ट वाइज भी। तो खैर ये तो दूसरा ही प्रोजेक्ट है, कार प्रिडिक्शन का है, कार की प्राइस प्रिडिक्शन है। ये इसको आप कह लीजिए मशीन लर्निंग का ये पहला स्टेप है, ठीक है। और ये जो तरीका मैं बताया हूँ, ये डेटा एनालिसिस का पहला स्टेप है। तो डेटा एनालिसिस के बाद आप जाएंगे धीरे धीरे मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, उसके बाद डेटा साइंस में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी हायरार्की है, कभी उसके बाद में बात होगा। तो मैं ये पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस ये जो जिस डेटा सेट पर मैं काम कर रहा हूँ वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो XML फाइल की भी लिंक। और आपको ये बता दिया हूँ कि R लिखना पड़ेगा और उसको किसी दूसरे ही फोल्डर में रखना, ठीक है। और बस आप प्रोग्राम करते जाइए। और ये भी पता चल गया कि आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नोटबुक, ठीक है। अगर जिसको एनाकोंडा नहीं भी इंस्टॉल करना है तो शायद एक कोलैब नाम का है ऑनलाइन, जैसे कोलैब, शायद यही है क्या, नाम नहीं पता मेरे को, कोलैब नोटबुक, हाँ यही नाम है।
तो जिसको पांडा ये सब एनाकोंडा वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है या जुपिटर ये सब, तो इसके लिए शायद नेट लगता है। हाँ, शायद का नेट तो लगता ही है, आप डायरेक्ट नेट पे इसको कंपाइल वम्पाइल सब कर सकते हैं। तो नेट मेरा अभी स्लो चल रहा है, तो आप अभी इसके कैपेबल तो हो गए कि आप अगर पांडा खुद से भी पढ़ना चाहें तो पांडा सर्च करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं उसके ऑफिशियल साइट से, और आपको सब समझ में आ जाएगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, ठीक है। और तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, कभी और मिलेंगे, तो तब तक के लिए मिलते हैं। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को और क्या क्या, मतलब किस पे मैं काम करूं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव यही है कि जो थोड़ी यूनिक चीज़ें हों बस वो मैं दूं आपको, ठीक है, जो सबसे अलग हो। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत से मेरे से अच्छे लोग पढ़े हैं पढ़ाने वाले, तो आप उनके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है कि मैं अगर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है तो मैं वो आपको दिखा सकूं। तो तब तक के लिए चलते हैं।